गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने वॉइस आ रही है सर? लॉर्ड कैनिंग को देखा था ना। देखो लॉर्ड कैनिंग कब से कब रहा है? 56 से 62। ठीक है, 56 से 62 लॉर्ड कैनिंग की बात हुई थी। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ये ज्यादा टाइम नहीं रहा है, 62 और 63 के मिड में ही ये मर गया, तो इसके लिए बहुत कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है। शिमला में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये ज्यादा समय तो कुछ कर नहीं पाया। जॉन लॉरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जॉन लॉरेंस के लिए एक तो सबसे पहला पॉइंट याद कर लो। देखो, हेडिंग आप लोग डालेंगे जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। एल्गिन प्रथम के लिए बस लिख लो कि वो बीच में वो कुछ समय के लिए आया था। जॉन लॉरेंस के लिए पहला पॉइंट है भूटान का युद्ध। 1865 में भूटान का युद्ध इसके समय में हुआ था। 1865 में ही बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना। एक तीसरा पॉइंट, अफगानिस्तान के लिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। उड़ीसा में बुंदेलखंड एवं राजपुताना में भीषण अकाल पड़ा। कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग। ये कुछ पॉइंट हैं जॉन लॉरेंस के लिए, इसको नोट करिए जरा। पंकज, अभिषेक, जयप्रकाश, शशिकांत, अनुज, अनिल, ईसी। ईसी कौन है? राजरानी, मनीष बिंद, विजय, आशा, रौनक, दीपक, रविंद्र, राफिया, विजय, रंजना, इरफान, शुभम, श्वेता, अनिता, अजय, रेशिका, देवेंद्र, पिंकी, आरती, फैज, पंकज, विनय, श्यामधर, दुर्गेश, हेमा, प्रिया, मनीषा, मीरा, सत्यजीत, राहुल, शिवाली, मनोज, हर्षवर्धन, हिमांगी,
विजय, सूरज, प्रवीण, निधि, गोविंद, अनुराधा, आशीष। चलो ठीक है, सब लोग ऐड हो गए हैं। चलिए देखिए, इसके पॉइंट पे कुछ समझा देते हैं। एक देखो, सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात करें कि जॉन लॉरेंस के लिए जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, तो जॉन लॉरेंस के लिए जो मेन क्वेश्चन है वो ये तीसरा वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। ये वाला जो थर्ड वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई थी। अफगानिस्तान के लिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता, तो ये किसने अपनाई थी आपके ये। देखो, इस समय यहाँ का शासक जो था ना वो शेर अली था, जो अफगानिस्तान का शासक था इस समय यहाँ का। तो ये जो शासक था वो शेर अली था। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने सीधा अटैक नहीं किया, मतलब वो ये नहीं चाहता था कि मैं सीधे सीधे लड़ूं और नुकसान हो दोनों तरफ का। दिमाग से काम ले रहा था। वो उनको ऐसा शो कर रहा था कि मैं आपके उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मतलब है एक ये उसी तरह की बात है कि आप योग्य हैं, लेकिन जब आपसे काम करने को कहा जाएगा घर में तो कहते हो हमें नहीं करना है, या आप कुछ बता दोगे, ऐसा दिखाओगे जैसे एकदम मतलब कुछ है ही नहीं शरीर के अंदर। हाँ, कर सब सकते हो, लेकिन जैसे किसी ने कह दिया बाजार जाना है और कहीं कुछ जाना है तो बस अकर्मण्य, मतलब मुझसे ना होगा ये है। तो कुछ ऐसा शो कर दो कि ये भी ना लगे कि मैं मना भी कर रहा हूँ, है ना। ऐसा भी ना लगे घर वालों को, कह दो भैया पेट दर्द है, अरे क्या बताओ कल बहुत घूम के आया था पता नहीं कैसा हो रहा है, तो मम्मी वैसे ही मना कर देगी, अच्छा बेटा आराम कर लो जाना नहीं है। ये कुछ इस तरह की होती है कुशल आक्रमणता। आप कुशल तो हैं लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। तो अंग्रेज जो है वो कुछ इस तरह से सोच रहा है कि अगर मैं सीधे लड़ाई करता हूं तो नुकसान दोनों तरफ से होगा। तो कुछ तरीके वो ढूंढेगा, मतलब चतुराई पूर्ण। सामने ये दिखाएगा सामने ये दिखाएगा कि भैया मैं निष्क्रिय हूं, मैं कुछ नहीं, लेकिन वो कुटिल चाल उसकी चल रही होगी। और इसी के तहत उसने संधि कर ली थी शेर अली से। तो ये एक पॉइंट उसके लिए बनता है अफगानिस्तान के लिए कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई थी। जो पहला पॉइंट है भूटान का युद्ध। देखो 1865 में जॉन लॉरेंस के समय में भूटान ने आक्रमण कर दिया था अंग्रेजों पर। तो जब आक्रमण कर दिया था भूटान ने तो इसका परिणाम कुछ बहुत उस तरह का नहीं निकला, लेकिन एक प्रकार से कहेंगे कि अंग्रेजों की ज्यादा नुकसान हुआ था इसमें। और अंग्रेजों ने संधि कर ली थी, मतलब भूटान के युद्ध में। और अंग्रेजों ने एक समझौता किया कि हम तुम्हें भूटान को 5,000 रुपए वार्षिक देते रहेंगे। भूटान से ये किया था, अंग्रेज देंगे। मतलब इस युद्ध में परिणाम ये है कि जो अंग्रेज हैं वो 5,000 रुपए वार्षिक भूटान को देंगे। ये एक समझौता हुआ, मतलब संधि हुई। और साथ में अंग्रेजों को क्या मिलेगा, तो 18 दर्रे अंग्रेजों को मिले। अब ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसको शेयर नहीं करते। अब ये कभी थोड़ा ना पूछा जाएगा कि वो अंग्रेजों को कितने दर्रे मिले, और ये मेन पॉइंट बस होता है कि भूटान का युद्ध किसके समय में हुआ था, बस इतना ध्यान रखा जाता है। तो भूटान का युद्ध किसके समय में हुआ है, जॉन लॉरेंस, ये याद रखना है केवल। बाकी तो उसके साइड में है सब। 1865 में बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो प्रस्तावना रखी गई थी हाईकोर्ट बनाने की वो पीछे रखी गई थी इसके पहले वाले वायसराय में। ठीक है ना। जब पीछे हम लोग देखें तो उस दौरान ये चीजें सब कही की गई थी। लेकिन जो हाईकोर्ट की स्थापना हुई है वो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय में। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये याद रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हाईकोर्ट की स्थापना तीनों जगह पे किसके समय में हुई है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। अच्छा, इसके समय में एक भयंकर अकाल पड़ा है, भीषण अकाल पड़ा था 66 में उड़ीसा में और बुंदेलखंड और राजपुताना में। तो एक आयोग बना है कैंपबेल के नेतृत्व में आयोग। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये अकाल पड़ा था इसके समय में, तो वो जो आयोग है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, कैंपबेल। पहला पॉइंट क्लियर सबको। जॉन लॉरेंस के लिए कौन सा पहला पॉइंट है, भूटान का युद्ध हुआ है 1865 में, एक प्रकार से समझौता हुआ है दोनों के बीच। ठीक है। दूसरा, हाईकोर्ट की स्थापना हुई है तीन मेन जगहों पर, एक बंबई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों में हो गया है 1865। अफगानिस्तान में जॉन लॉरेंस ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का परिचय दिया। सामने से वो ये दिखा रहा है कि हम निष्क्रिय हैं,
हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, हम आपसे समझौता कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं, लेकिन वो कुटिल चाल चल रहा है। आगे चल करके देखिएगा अफगानिस्तान पे उसका अधिकार हो जाएगा, लेकिन वो आगे कोई आएगा तो वो करेगा। ठीक है। फिर अगर हम अकाल देखते हैं तो भीषण अकाल पड़ेगा उड़ीसा में, बुंदेलखंड राजपूताना में, और इसके नेतृत्व में, कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना होगी। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे बढ़े एवरीवन, ठीक है ना? स्पीड, स्पीड ठीक है, स्पीड बहुत तेज नहीं है ना? क्यों? स्पीड तो इतना सही है। वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस तो हमें जहां तक लगता है ठीक आ रही होगी। लॉरेंस और एल्गिन वाला बोल दीजिए। अरे, लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात हम ये कर रहे हैं कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है वो 62 से 63 के दौरान बना है, 1 साल के लिए केवल, और उसमें भी वो बीच में ही मर गया है वो चुनाव। तो इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। एक आंदोलन बस इसके बीच में हुआ था, वहाबी आंदोलन। ठीक है, तो वो देखो हम आपको बता रहे हैं, अभी परेशान मत हो। एक अलग टॉपिक है, हम सब एक साथ नहीं पढ़ा सकते, आप इस चीज को समझो। अभी हम वायसराय गवर्नर जनरल पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम सोचो कि आंदोलन यहाँ शुरू कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्रांति शुरू कर देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, सब अलग चैप्टर है। जब किसान आंदोलन पढ़ाएंगे तो उस आंदोलन में आपके सारे आंदोलन आएंगे, नील आंदोलन, फूका आंदोलन, वहाबी आंदोलन। ठीक है, ये जितने आंदोलन है, संथाल, सन्यासी, बहुत सारे आंदोलन है, तो वो वहां पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ के हम लोग गवर्नर वायसराय वगैरह की बात कर रहे हैं, तो देखो इतिहास में सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि पढ़ना कैसे है। बहुत कुछ है, एक ही समय में सब कुछ हुआ है, ये थोड़े ना है कि वायसराय के समय में बस इतना ही हुआ होगा। और भी बहुत बहुत सारी चीजें चल रही हैं, देसी रियासतें हैं, राजा हैं उस समय, उनका भी कुछ अलग चल रहा होगा। तो अब ये थोड़े ना होगा कि मैं यहाँ पे देसी रियासतों के बारे में पढ़ाने लग जाऊं गवर्नर के उसमें, फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह से क्रम चल रहा है उस तरह से उसको समझना है आपको। तो एल्गिन प्रथम के लिए बस एक पॉइंट है आपका कि ये 62 से 63 में रहा और शिमला में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके लिए और कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वैसे ही इतना पढ़ने के लिए है आपके पास। जॉन लॉरेंस की अगर बात करें तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं सिंपल। तो इसके लिए भूटान का युद्ध है, और बंबई, मद्रास, कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना है, अफगानिस्तान में चतराई को निष्क्रियता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको भूलना मत ये वाला पॉइंट, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो। और अकाल पड़ा है आपका। भाई अकाल क्यों पड़ता है, कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, कहते हो अकाल क्यों पड़ा। अकाल क्यों पड़ता है? तुम लोग एकदम खत्म हो क्या, बिल्कुल एकदम, मतलब दिमाग एकदम पैदल बना हुआ है। मतलब तुमको हम बताएं कि अकाल कैसे पड़ता है, हैं? तुम लोग इंजीनियर ही हो कि क्या हो, कभी कभी हमें शक होने लग जाता है। चलिए अगला लिखिए, अगला नोट करिए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन एक दो पॉइंट है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच ये रहा है। ठीक है, लॉर्ड मेयो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइंट ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1872 में भारत की पहली जनगणना, व्यवस्थित तरीके से 1881 में, व्यवस्थित तरीके से 1881 में। देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान रखना है। 1872 में भारत की पहली जनगणना, लेकिन व्यवस्थित तरीके से 1881 में, और इस समय लॉर्ड रिपन है। ये हम अभी समझा देंगे आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई।
मेयो कॉलेज, अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना। कार्यकाल में ही हत्या हो गई। जब वह अंडमान एंड निकोबार के भ्रमण पर था। कृषि विभाग, वाणिज्य विभाग, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग। ये पॉइंट लॉर्ड मेयो के लिए। मनोज शालिनी, शालिनी प्रिया, राघवेन कुसुम, शिवरतन, निधि, अरुण, श्रुति, मीनू, अदिति। मैसेज बहुत करते हो तुम लोग हैं। मैसेज तो क्या कुछ अंदर से हार्मोन वार्मोन बदल जाता है क्या तुम लोग का? हम्म। क्यों देवेन? हाँ। सांख्यिकी विभाग कुछ आंकड़े वगैरह रखना, किसी भी चीज से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं, वो मैथमेटिकल चीज है, उसको रखना। क्या आंकड़े हैं उसको। अच्छा, एक और, एक शुरू होता है तो सब शुरू हो जाते हैं, मतलब एक एक समझते हो ना वो चीज है ये। एक नेतृत्व वाला बात, नेतृत्व मतलब क्या, सीख कैसे रहे हैं। एक वो वाला पॉइंट है ना कि भाई, भाई तुम पहले तुम शुरू करो, भाई तुम शुरू करो, पहले तुम शुरू करो फिर मैं पीछे से आता हूँ भाई। ये एक होता है ना ये जो चलता है। तो कोई भाई एक शुरू होगा तो फिर पीछे से सबके हार्मोन जागृत हो जाएंगे। मैं मैं भी आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए कह रहे हो, ऐप की बात कर रहे हो? अरे, अरे देवेन बेटा, तुम हमें सिखा रहे हो ऐप की बात कर रहे हैं? हैं? तुम हमें सिखा रहे हो कि ऐप की बात हो रही है। हम्म। देखो, एक तो जाग गया, कह रहा है सर हार्मोन्स क्या होता है। एक ऐसे ऐसे है, बिल्कुल ऐसे हैं एकदम। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि अगर हम इन्हें कोई मोटिवेशन भी देना चाहे ना, तो वो उस मोटिवेशन का भी अर्थ पूछेंगे कि सर इसका पहले बता दीजिए फिर हम मोटिवेट होंगे, है ना। और अगर हम कुछ श्लोक भी कह दे, कुछ कविता भी कह देना, तो कहेंगे सर ये कविता की ये लाइन बता दीजिए कैसे क्या होगा। तो अब ये पहले, इनको पहले हार्मोन बताएं। हैं? एकदम खत्म है, चलो रहने दो, इससे ज्यादा हम बोलबे नहीं करेंगे जब तुम लोग एकदम कुछ बताने लायक ही नहीं है बिल्कुल, मतलब। अब या तो ऐसी मेरी कैपेसिटी कि हर चीज समझाएं आपको, एक एक चीज। हाँ। कहाँ बैठा है वो गोविंद, कह रहा है हार्मोन क्या होता है। बेटा अभी तुमको पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी, तुम्हें हार्मोनों नहीं पता है? 18 साल के ऊपर हो गए हो ना?
क्या अभी उसके नीचे ही हो? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लॉर्ड मेयो की देखेंगे, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको। ये जो जनगणना वाला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा व्यवस्थित तरीके से, जो एक ऑफिशियली टाइप से अगर वो बात करें तो 81 में शुरू हुई है। तो दोनों डेट याद रखिए, और इस समय जो कार्य था काल था वो रिपन का था। तो अगर ये कहता है कि जनगणना शुरू कब हुई थी, तो आंसर आपको 72 ही देना है। शुरू कब हुई थी तो वो मेयो का ही बताया जाएगा, लेकिन व्यवस्थित तरीके से कब शुरू हुई थी तो वो ध्यान रखना है कि वो रिपन के समय हुआ है 1881 में। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। पुरातत्व संरक्षण विभाग, देखिए इसमें अगर हम देखें तो एक्चुअली 1861 में तो ये हो गया था, जब कनिंघम थे आपके। हमने प्राचीन भारत में आपको पढ़ाया है ये, जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। तो जॉन मार्शल, जॉन ये कनिंघम वगैरह, तो कनिंघम पहले थे। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय ये एक अलग विभाग किया है इसमें, पुरातत्व मतलब एक साथ ही सारे विभाग चल रहे थे, तो इसने एक विभाग उससे अलग करके बनाया था, भारतीय तत्व पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से कहोगे या मेन जो कहोगे कि सही तरीके से जो चला है, जिसके लिए बकायदे अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और अधिकारी नियुक्त किए गए, वो कर्जन के समय होगा। जब ये लॉर्ड कर्जन आएगा तब ये व्यवस्थित तरीके से होगा, जिसमें हर पद के लिए एक अधिकारी नियुक्त हो जाएगा। ठीक है, एक अध्यक्ष नियुक्त होगा, फिर उसके नीचे होंगे, एक क्रम से पूरी चीजें विभाग बना दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि शुरुआत एकदम कि कब हो गई थी ये, तो बनना शुरू हो गया था आपका मेयो के समय में। लेकिन अभी इस समय बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। पूरी तरीके से जब डेवलप होगा तो कर्जन होगा। इसलिए जब कभी क्वेश्चन आएगा, बताएंगे कैसे आएगा, कि अगर ये पूछेगा वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मतलब व्यवस्थित तरीके से, या उसके क्या कहेंगे उसे, कि ऑफिशियली तरीके से एकदम जो शुरू हुआ है, तो वो कर्जन को जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में पहली जनगणना शुरू हुई है किसके समय में, मेयो के समय में। लेकिन व्यवस्थित तरीके से कब शुरू हुई है, लॉर्ड रिपन के समय में। ये ठीक इसी तरह का है। ठीक है। तो ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आपका इसमें है। ऑब्जेक्टिव करेंगे क्वेश्चन, उसमें पता चल जाएगा। फिर अगर हम लोग इसमें देखें तो एक कॉलेज इसने बनवाया, इसका नाम था लॉर्ड मेयो, और इसी के नाम पर एक कॉलेज इसने शुरू कराया, मेयो कॉलेज, अजमेर में। ध्यान रखिएगा, मेयो कॉलेज सबके लिए नहीं था। ये मेयो कॉलेज ज्यादातर इसमें जो युवराज होते थे, जो देसी रियासत थे, उनके युवराज ही जाते थे उनके लिए, ये उनके लिए ही बनवाया था, मतलब संभ्रांत लोगों के लिए, जो अमीर लोग हैं। ये कॉलेज उनके लिए था, लॉर्ड मेयो के लिए, मेयो कॉलेज, जो आपका अजमेर में है। ठीक है। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो ये वाला, कौन सा ऐसा वायसराय है या गवर्नर जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हो गई। ठीक है, उसके समय मतलब कार्यकाल के समय में हो गया था। ये था लॉर्ड मेयो। ये अंडमान निकोबार की यात्रा पे गया हुआ था, अंडमान निकोबार। ठीक है। और सर कितने ईयर बाद जनगणना होती है? देखो भैया, कोई बताओ इनको कितने ईयर बाद जनगणना होती है। ठीक है। तो इसके कार्यकाल में ही हत्या हो गई इसकी। ठीक है, जब ये अंडमान निकोबार के भ्रमण पे था। और ये हत्या एक कैदी नहीं की थी। अंडमान निकोबार की जेल में एक कैदी था जो इससे खुश नहीं था। ठीक है, और वो कैदी ही इसको मार देता है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन से वायसराय की मृत्यु उसके कार्यकाल में हो गई थी। या क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जब वो अंडमान निकोबार के यात्रा पे था, तो कौन सा ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या कैदी द्वारा कर दी गई। तो वो आपका है लॉर्ड मेयो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला जनगणना, दूसरा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1871 में इसके समय में हुआ है, और मेयो कॉलेज बना है आपका, और इसकी हत्या हो गई इसके समय में। ठीक है। जनगणना 10 साल में होती है। ठीक है, किसने पूछा था, दे मनोज। चलिए आगे बढ़िए जरा। वेरी वेरी नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये अभी इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा कुछ इसके लिए नहीं है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, इसके लिए बस जान लो, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। 1872 से 76, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक।
पंजाब में कूका विद्रोह 1872। दमन। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को प्रोत्साहन या स्थापना। देखिए, अभी आप लोग ये जान रहे होंगे, ये अलीगढ़ न्यूज में था, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुछ ये चल रही थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दी थी और उसकी लीज वगैरह खत्म हो रही है। तो ये असल में सर सैयद अहमद खां जो हैं, ये वहीं अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय, वहीं पर आपका ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये नाम था, ठीक है। इसकी स्थापना का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। और कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भी सर सैयद अहमद खां को ही श्रेय जाता है, ठीक है। कूका विद्रोह क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर, बाकी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। बस इतना यहाँ पे समझ लीजिए कि कूका विद्रोह असल में क्या था। तो अंग्रेज जो थे वो पंजाब में गायों की हत्या बहुत ज्यादा हो रही थी, गायों की हत्या बहुत ज्यादा कर रहे थे लोग, और इससे जो वहाँ के सिख थे वो भड़क गए, जो पंजाब के। तो उन्होंने मतलब बहुत कहा अंग्रेजों से कि भैया आप गायों की हत्या मत करिए, और ये बहुत बड़े पैमाने पर है, इसको रोकने के लिए कुछ कानून बनाइए। अंग्रेज नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो सिखों में एक नामपंथी संप्रदाय होता है, उसके लोग कूका कहलाते हैं। तो कूका एक प्रकार से सिख है, ठीक है। तो कूका एक प्रकार से सिख है, ये नामपंथी संप्रदाय होता है, उसके लोग होते हैं। तो उनके समय में ये हुआ है, और इसका नेतृत्व किए थे बालक सिंह। हम आपको बता रहे हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इसको जब आंदोलन पढ़ाएंगे ना, तो हम इसको आपको डिस्कस कर लेंगे। बस इतना समझ लो अभी कि ये नेतृत्व जो किए थे वो बालक सिंह किए थे, बालक सिंह। और इनका एक अनुयायी था राम सिंह कूका। तो इनके एक अनुयायी थे, अनुयायी राम सिंह कूका, ठीक है। अच्छा, एक प्रकार से ऐसे समझ लो, कूका एक सिख ही है, क्योंकि नामपंथी संप्रदाय तो उन्हीं का है, ठीक है। उन्हीं को कूका कहा जाता है। तो ये गायों के हत्या की वजह से ऐसा हुआ था कि वो लोग कह रहे थे कि आप इसको ज्यादा मतलब वो बढ़ावा मत दीजिए, इसको कम करिए। ये इसलिए कूका विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो दो पॉइंट बस है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के लिए, एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान के द्वारा, और एक कूका विद्रोह। ये सबसे अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, 1876 से 1880, ये श्रेय जाता है इनको। नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं साहित्य जगत में। ओवन मेरिडिथ, ये डी लिखा हुआ है, मेरिडिथ के नाम से, ओवन मेरिडिथ के नाम से।
1876-78 में भयंकर अकाल पड़ा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की अध्यक्षता में अकाल आयोग बना। राजकीय उपाधि अधिनियम पारित। प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि भारत की साम्राज्ञी नियुक्त। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध। पर कठोर प्रतिबंध। 1878 में भारतीय शस्त्र भारतीय अधिनियम शस्त्र रखने व निर्यात न करके व्यापार कह लो करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। लाइसेंस अनिवार्य। सिविल सेवा परीक्षाओं में
अधिकतम आयु सीमा। इक्कीस वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से। ठीक है, देखो इसमें सिंपल सा पहला पॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं यहां से देखना, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, साहित्य जगत में ओवन मेरिडेथ, ये उपनाम है। कहने का मतलब ये राइटर भी था, ये लेखक था। तो ये लेखक था, कवि कवि भी था, कविताएं भी करता था। तो जो साहित्य जगत में इसको जो नाम दिया गया था, जैसे कोई लेख लिखेगा, ये कोई चीज, तो ये अब लिटन के नाम से नहीं लिखेगा, ये मतलब उसको ओवन मेरिडेथ। देखो ये ऐसे समझो, किसी को कोई उपाधि दे देना या किसी को कोई उससे जाना, जैसे क्रिकेट है। अब क्रिकेट में अगर सचिन तेंदुलकर हैं तो सचिन तेंदुलकर को एक उपाधि दे दी गई ना क्रिकेट में बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए, क्या अब उन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो एक प्रकार से एक उनको ये उपाधि दे दी गई। तो ऐसे जब कोई अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो कोई ना कोई उसको नाम दिया जाता है। तो जैसे ये साहित्य जगत में ये बहुत अच्छा राइटर है, कवि है, ये सब चीजें लिखता है ये, तो इसको ओवन मेरिडेथ, ये इसका नाम है, दूसरी एक उपाधि समझ लो। कि अगर ये पूछेगा कि ओवन मेरिडेथ की जो उपाधि है या उपनाम है, ये किसको दिया गया है, तो ये लिटन को दिया गया है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इस नाम से इसको साहित्य जगत में जाना जाता है। भयंकर अकाल पड़ा था, ये अकाल ज्यादा खतरनाक था एज कंपेयर टू जो ये वाला अकाल पड़ा था। एक ऊपर अकाल पड़ा है ना, ये जो अकाल पड़ा था किसके समय में, जॉन लॉरेंस, ये इसके कंपेयर में ये जो अकाल पड़ा है लिटन वाला, ये बहुत ज्यादा मतलब डैमेज किया था। इतिहास के सोर्स बताते हैं कि करीब 50 लाख के आसपास लोग मर गए, ये जो अकाल पड़ा था लिटन वाला। तो लिटन वाला जो अकाल पड़ा था ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, और इसके लिए रिचर्ड स्ट्रेची के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। बट ये कोई रुचि नहीं लेता था, ये बहुत लिटन के लिए अगर हम कहें तो अब इतने लोग मर गए तो इसको कायदे से क्या करना चाहिए था कि हर तरफ से सर्वेक्षण कराना चाहिए था कि आखिर क्यों मरे लोग, भूख से, वो भी भूख से मरे। बताओ भारत जैसे देश में, मतलब जहां पर हम लोग इतना इतने प्रकार की फसल होती है, सब कुछ होता है, और 50 लाख लोग अगर भूख से मर जाएं तो इसका मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए कि वो चीजों को देख नहीं रहा है, इसका मतलब। और इसने ऐसा किया, इसने इग्नोर कर दिया बिल्कुल। मतलब यहां तक कहता था कि फ्री सामान या फ्री जो फसल वगैरह देना या अनाज देना है तो केवल उसको देना है जो अ, अपंग टाइप का हो, मतलब जो जैसे विकलांग टाइप का हो, शरीर से बहुत अच्छा ना हो, और हाथ पैर ना हो या समथिंग, केवल इनको देना है। तो क्या ये कोई नियम है कि केवल वही भूख से मरेंगे?
जो हट्टे कट्टे लोग हैं, क्या वो भूख से नहीं मर सकते भाई? क्या पता आपको कि 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि जो हाथ पैर जिसके सलामत नहीं है उसको दे दो, और वो बेचारा 4-5 दिन से मर रहा है, आप कह रहे हो कि हाँ ये हट्टा कट्टा है, तो ये कोई बात नहीं होती। भूख भूख होती है, आदमी कोई भी हो, भूख सबको लगती है। तो इस चीज को इसने इग्नोर किया था, और भयंकर तरीके से 50 लाख के आसपास लोग मर गए थे इसके समय में। तो ये लिटन ने बहुत ज्यादा अत्याचारी कह लो एक प्रकार से। और जब यह अकाल पड़ा है, आप समझिए, जब यह अकाल पड़ा है, जरा दो डेट देखिए ध्यान से। 1876 और 78 में अकाल पड़ा है, ठीक है। 1876 और 78 में क्या पड़ा है? अकाल पड़ा है 2 साल का। और जरा नीचे वाला देखो, प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877, दिख रही है डेट? अकाल पड़ा है 76 से 78 में, और 1 जनवरी 1877 में दरबार लगा रहा है दिल्ली में। मतलब कैसे प्रशासक हो तुम? मतलब इतने लोग मर रहे हैं अकाल से, और ये दिल्ली दरबार लगा रहा है, जहां पे महारानी विक्टोरिया को उपाधि दी गई, कैसरे हिंद की उपाधि, मतलब हिंदुस्तान की महारानी एक प्रकार से। और इसी समय विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया है, भारत की महारानी। यही वो समय है जब विक्टोरिया को भारत की महारानी नियुक्त कर दिया गया, 1 जनवरी 1877, जब दिल्ली दरबार लगा था। और इस समय अकाल पड़ा है। मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा ये अकाल के ऊपर कि लोग कैसे मर रहे हैं, अपना दिल्ली में बैठा है, दरबार सजा रहा है, ठीक है। ये चीज तो कैसर हिंद, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को कब दी गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जनवरी 1877 को जब दिल्ली दरबार लगा था, उस दौरान लॉर्ड लिटन के समय में इसको भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, और इसको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई, महारानी मतलब, ठीक है। ये एक पॉइंट आपका है, तो ध्यान रखना है इसको, और इससे ज्यादा हम क्या कहें। चलिए एक पॉइंट और बताइए, इलाहाबाद में जो दरबार लगा था वो कब हुआ था? इलाहाबाद का जो दरबार लगा था वो कब हुआ था, और किसके समय में हुआ था? ये देखो, अरुण मौर्य 1811। अबे तुम लोग खत्म हो का अभी। 1811 कि 1911? 1911 लिख रहा है। अभी हम 1911 पहुंचे ही नहीं। अभी हम 1911 पहुंचे नहीं, तुम्हारा आंसर कैसे 1911? 1 नवंबर 1858। याद करो लॉर्ड कैनिंग का समय, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। अरे हम उसकी बात कर रहे हैं, इलाहाबाद के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इलाहाबाद के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं कि वो जो महारानी विक्टोरिया के लिए जो घोषणा पत्र था महारानी विक्टोरिया का, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या है, ठीक है। हाँ, दिल्ली दरबार बता दिए हो तुम, हाँ। देखो, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की जो नीति थी उसको ये किया गया था। ये ध्यान रखिए, यही सब क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करते रहा करो। तो एक आपका हो गया ओवन मेरी डेथ, जो इसको मिला। दूसरा, एक भयंकर अकाल पड़ा था, लेकिन एक काम इसने किया था, रिचर्ड स्ट्रेची। लेकिन वो एक दिखावा है, करना कुछ नहीं चाहता है, बस एक दिखावे के लिए उसने एक अकाल आयोग बना दिया कि भैया इस तरह से काम करिए बस। रिचर्ड स्ट्रेची के इसमें राजकीय उपाधि अधिनियम, देखो यही उपाधि अधिनियम है जिसके तहत कैसर हिंद की उपाधि दी गई है। 76 में ये उपाधि अधिनियम बना, उपाधि देने का, और 77 में कैसर हिंद की उपाधि दे दी गई है। तो ये नियम जो था वो पहले बना है, और उसके बाद ये चीजें आ गई। एक जो खतरनाक चीज हुई वो ये हुई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। ये काफी गड़बड़ था। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था, ये देसी भाषा के समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध। देखिए क्या हुआ, जब ये अकाल पड़ा और ये ध्यान नहीं दे रहा था, तो यहाँ के जो समाचार पत्र थे उन्होंने इनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि लॉर्ड लिटन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा और लोग भूख से मर रहे हैं देश में। और ये काफी चीजें, मतलब उसके लिए गड़बड़ लगी लिटन को। तो लिटन ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उसने तुरंत एक एक्ट बना दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ध्यान रखिएगा ये। इस एक्ट के तहत जितने भी देसी भाषा, जो लोकल समाचार थे यहाँ के, सबको बैन कर दिया। आप कोई भी चीज बिना हमारे अनुमति के प्रकाशित नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी प्रकाशित करना है तो पहले हमारे पास आना होगा, उसके बाद ही। ये लिटन ने किया।
और ये बाकायदे कानून बनाकर किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक कानून बनाया गया और इसके तहत ये किया गया। आगे चल करके रिपन इसको हटा देगा। रिपन आएगा तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देगा। रिपन काफी अच्छा वायसराय मानते हैं। रिपन ने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की थी, बट वही कहेंगे ना कि अंग्रेज के जो ऊपर के अधिकारी थे वो करने नहीं दिए उसे। रिपन अच्छा काम करना चाहता था कुछ सही तरीके से। मैं देखो खराब सब है, लेकिन अगर उसमें से भी कुछ ठीक है, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसको अच्छा कहिए। ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा तरीके से, लेकिन हाँ जनता के लिए सोचा था उसने, बट ऊपर के अधिकारियों ने करने नहीं दिया। रिपन ने, जो अगला आएगा, ठीक है, वो इसको हटा देगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू हो गया। ध्यान से देख लीजिए, 1878 में ही ये नियम लागू किया गया और इस नियम से ये कह दिया गया कि अगर आप शस्त्र रखते हैं, अगर हथियार रखते हैं आप, तो इसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। तो हथियार रखने और उसके व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। अब हर कोई नहीं रख सकता था। अगर रखना है आपको तो लाइसेंस लीजिए सरकार की तरफ से। इसी के समय में वो शस्त्र अधिनियम आया है, लाइसेंस लेने वाला। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी अगर हथियार रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये 1878 में ये नियम बन गया। सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी, जो सिविल सेवा की परीक्षाएं पीछे से शुरू हुई थी, लोक सेवा वाली, कार्नवालिस के समय, जो उसने एक भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करी थी, और जो सिविल सेवा परीक्षा चल रही है, 21 वर्ष आयु थी, घटा दी इसने। कहता है नहीं, अब 19 वर्ष तक ही केवल सिविल सेवा की परीक्षा देंगे। मतलब हद है, देख रहे हो, 21 साल तो वैसे कम था, अब 19 वर्ष कर दिया कि 19 वर्ष के ऊपर का कोई भी सिविल सेवा का परीक्षा नहीं देगा। ये कौन किया है? तो ये किया है लॉर्ड लिटन ने। ये लिटन ने किया है। और इसके समय में एक युद्ध हुआ है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पीछे हुआ है और इस समय हुआ है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। चलिए आप आंसर बताइए कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था, जल्दी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? फास्ट। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? अरुण, आशा, पीयूष, राफिया, सब लोग आंसर दें। श्रुति, रोशनी, मीरा, बैठे नहीं रहना है, आंसर देना है। मीनू, मनीषा, रेशिका, पिंकी, हिमांगी, सूरज, विजय, सब लोग लिखिए। एक भी आंसर नहीं आया। अदिति, निधि, शिवरतन, शालिनी, आरती, आंसर दो भाई जल्दी। ये क्या लिखा है? 1845 46। लॉर्ड हार्डिन। हेमा करिए, लॉर्ड हार्डिन। प्रिया, पिंकी, 39 से 42। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग गलत आंसर। लॉर्ड हार्डिंग गलत आंसर। 39 से 42 के बीच हुआ था और इस समय ऑकलैंड था। 39 से 42 के बीच हुआ था और इस समय ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड। नोट्स बनाए होगे तो। 39 से 42 के बीच हुआ था, बनाए हो नोट्स? 39 से 42 याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये याद नहीं होगा जल्दी। रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, सब उल्टा सीधा। न युद्ध याद आएंगे, न गवर्नर याद आएगा। हाँ, सब खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें तो लॉर्ड लिटन को देखो, जहां जहां हमने इंपॉर्टेंट लिखा है आप अपनी कॉपी में नोट करिए, करते जाया करिए। जो इंपॉर्टेंट है उसको रट लो, बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद कर लो उस गवर्नर जनरल, वायसराय, इनको जिनके आगे इंपॉर्टेंट लगा है। ठीक है, अगर अपने एग्जाम में देखना है तो इनको भूलना मत बिल्कुल भी। बाकी छोटे मोटे तो चलते रहेंगे, वो सब जब समय मिले तो उनको याद कर लेना, लेकिन इनको कभी मत भूलना। साहित्य जगत में इसका नाम है ओवन मेरी डेथ। भयंकर अकाल पड़ा है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में हुआ है। एक उपाधि अधिनियम आया जिसके तहत दिल्ली में एक दरबार लगाया गया है 1 जनवरी 1877 को, और महारानी विक्टोरिया को साम्राज्य की महारानी घोषित कर दिया गया। एक उपाधि दी गई कैसरे हिंद की, कैसरे हिंद की इसको उपाधि दी गई। ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। इस प्रेस एक्ट के तहत देसी समाचार पत्र थे, सब बैन कर दिए गए। रिपन के समय ये हटा दिया जाएगा। लिटन लगाएगा, रिपन हटा देगा। भारतीय शस्त्र अधिनियम आया इसके समय में। शस्त्र रखना है तो लाइसेंस लेना होगा, व्यापार करना है तो भी लेना होगा। सिविल सेवा परीक्षाओं में अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने सिविल सेवा परीक्षा में आयु घटा दी थी? तो 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी थी। ये किसने की थी? लिटन ने। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 78 से 80,
प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था वो आपका ऑकलैंड के समय में हुआ था 39 से 42। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको रिवाइज करते रहिए सब लोग। चलिए जल्दी से एक देख लेते हैं 5 मिनट में आपका। कल हम लोगों ने पहला पेज किया था, दूसरा जरा पेज आप लोग इसको करिए। फर्स्ट हम लोगों ने कल किया था डिस्कस, दूसरा वाला करिए, 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास भी है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? बी ऑप्शन दे रहे हो, बी गलत है भाई, हैदराबाद नहीं है, अवध का निजाम। अरे अवध का नवाब, आंसर है अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? तुम लोग भूल गए, बहुत जल्दी भूलते हो। देखो इसमें क्या पूछा है, सीट में क्या पूछा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा है। ठीक है, अगर ये लिखेगा कि वेले जली के समय में, वेले जली के समय में कौन, तब आप कहोगे निजाम। तो आप ध्यान रखिए कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो पहला शासक अवध का नवाब था। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले व्यक्ति ये डुप्ले था, फ्रांसीसी वाला, सबसे पहले डुप्ले था जो 1765 के आसपास ही डुप्ले ने सबसे पहले रखा था। ये डुप्ले क्या था? फ्रांसीसी था। और डुप्ले ने सबसे पहले अपनी सेना राजा के यहाँ रखी थी और राजा से खर्च उठवाता था वो। तो सहायक संधि कोई नई नहीं है, ये डुप्ले शुरू कर चुका था, लेकिन जो बड़े लेवल पे शुरू किया है वो आगे वाले शासक ने किया है। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ये सबको पता होगा, लॉर्ड वेलेजली। क्रियान्वित किसके समय में किया गया है? वेलेजली के समय में किया गया है। क्लियर है सबको? वेलेजली का कार्यकाल क्या था? 1798 से 1805। वेलेजली का कार्यकाल क्या था? 98 से 5, ये समय था इसका। ठीक है, किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की? इंदौर के होलकर ने नहीं की थी, इंदौर के होलकर ने नहीं की थी। ठीक है, देखो हैदराबाद के निजाम ने की थी, इसने 1878 में कर ली थी। ठीक है, इसने 1878 में, 1878 में इसने कर ली थी। ठीक है, जोधपुर वाले ने भी की थी, मैसूर के शासक ने भी की थी, कई सारे थे ना, अगर याद हो। याद किए कि नहीं, रिवाइज किए सब लोग? नहीं, एक सबसे पहले आपका हैदराबाद था 78। अगर हम लोग देखें, सॉरी 78 कह रहे हैं, हैदराबाद का गलत, 1798 है, क्योंकि जब था तभी ना। अरे लॉर्ड वेलेजली का जब शासन था 1798 में ही, तो इसी समय सबसे पहला हुआ था निजाम से, हैदराबाद के निजाम से 1798 में सबसे पहले वही हुआ था। 99 में किससे हुआ था? 99 में तंजौर से हुआ था। 99 में किससे हुआ था? तंजौर। 1801 में अवध, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया। ये सब हम पीछे लिखवाए हुए हैं। तो वेलेज अली ने जो किया था वो आपको सिंपल सा, तो 98 से 5 तक इसका समय काल था। और जो सबसे पहला इसने किया था वो हैदराबाद के निजाम से किया था। ठीक, 98 में ही। 99 में तंजौर किया, मैसूर में भी 99 में किया, अवध में 1801, पेशवा से 1802, भोसले से 1803 और सिंधिया से 1804। ये वो समय थे जब इसने ये किए थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? क्या बोलोगे? हैदराबाद के निजाम, क्योंकि और ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हैदराबाद के निजाम, विचार कीजिए, आपको एक क्रम से लगाना है, जल्दी बताओ।
सहायक संधि की थी और संधियों का सही कालानुक्रम, पहले कौन फिर कौन और फिर कौन। जब तक आप लोग साक्षात प्रकट हो, ये 2 मिनट दर्शन कर लें देवी लोगों के और देवताओं लोगों के। देवी और देवता प्रकट हों, जितनी देवी हैं और देवता लोग प्रकट हों। ठीक हो गए, वेरी गुड। आप लोग आंसर अपना देते रहिए। ए आंसर दे रहा है, ए आंसर दे रहा है। ए आंसर होगा। हैदराबाद का कब था? 98। हैदराबाद का 1798 था। ठीक है। मैसूर का 99 है। अवध का 1801 है। और सिंधिया का कितना है? 1804। कर लो क्रम से, अभी अभी तो बताया। ये ऊपर लिखा है ना डेट, यही तो है। ये लाल वाला पेन नहीं दिख रहा ना? देखो ये 98 है, 1798। ये 99, 1801, 1804। तो हमें लगता है क्रम से ही लिखा हुआ है। 1234, 1234, ये क्रम से ही है। ठीक है, चलो बस ठीक है। हाँ, दर्शन कर लिया आप लोग के? ठीक, बंद कर सकते हो। ठीक, सब सुंदर है। चलिए बस, अब इतना ही, क्योंकि अब हमारी क्लास है, अब हम निकल रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसके आगे का क्वेश्चन करिएगा सब लोग। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है ना? क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कुछ चीजें आपकी चलती रहेंगी। ठीक। ये वाला पेज आप लोग कंप्लीट कर लेना, फिर हम लोग कल इसको कंप्लीट करेंगे।